नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नतीजों के निचोड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया है। यह चुनाव परिणाम एनडीए के साथ ही इंडिया गठबंधन की उम्मीदों से उलट आए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम में तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को उलट दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक रूप से बेहद अहम उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन से बीजेपी को बड़ा झटका दिया। इस तरह बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में असफल रही। 2019 के मुकाबले बीजेपी की 62 सीटें कम हो गई हैं। पार्टी पिछली बार के 303 सीट के घटकर 240 पर रह गई है। बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका इसलिए भी रहा क्योंकि पार्टी ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा था। वहीं कांग्रेस ने 52 सीट के मुकाबले इस बार 99 सीटों पर जीत दर्ज की। आइए 2024 की स्थितियों पर पहले नजर डालते हैं और फिर हम अपने मेहमानों राजनीतिक विश्लेषकों से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो भाजपा की जो सीटें हैं ये 2024 की हम आपको बता दें, ये 292 सीटें एनडीए की दिखा रही है। इसमें 43 सीटें यहां पर घटी हुई दिख रही हैं आपको। वहीं अगर जो बीजेपी की बात करें तो 240 सीटें पाई हैं, यानी कि 62 सीटें बीजेपी की घटी हैं। वहीं अगर जो इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहां पर 233 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिली हैं और 142 सीटें इसमें प्लस हुआ है। कांग्रेस की अगर जो बात करें तो 99 सीट इसमें मिली है और इसकी जो प्रतिशत हैं आपको बता दें कि ये प्लस 47 सीटें यहां पर प्लस हुई हैं जो कांग्रेस की अगर जो अकेले बात करें इंडिया से अलग तो 99 सीटें मिली हैं, तो इसमें प्लस हुई हैं 47 सीटें। प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 2024 में 46.12% आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं सीटें मिली हैं। वहीं अगर जो बीजेपी की मात्रा अगर जो बात करें तो 36.56% इसको वोट मिले हैं। या अब अगर जो बात करें इंडिया की तो इसको 41.09% यहाँ पर वोट मिले हैं और अगर जो कांग्रेस की बात करें तो 21.19% इसे वोट मिले हैं। अब हम बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की। थोड़ी सी नजर डालेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 में एनडीए को 135 सीटें मिली थीं और आपको बताएं कि जो बीजेपी थी इसको 303 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो 21 सीटें बीजेपी को 2019 में बढ़ी थी। वहीं अगर जो यूपीए की बात करें तो 91 सीटें मिली थी, 32 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, 800 सीटों की यहां पर बढ़ोतरी हुई थी। प्रतिशत की अगर जो बात करें तो ये भी बता दें आपको, एनडीए को 38.5% वोट मिले थे और यहीं बीजेपी को 37.7% वोट मिले थे। यहीं आपको अगर जो दिखाएं एक बार फिर 2024 की, तो जहां पर 2019 में बीजेपी को 37.7% वोट मिला था, वहीं 2024 में 36.56% वोट मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 1 कुछ के आसपास वोटों में इस बार कमी आई है पिछले के मुकाबले। वहीं अगर जो देखा जाए 2019 के ग्राफिक्स पे नजर डालें यूपीए की, तो 26.4% वोट मिले थे यूपीए को और वहीं कांग्रेस को 19.7% वोट मिले थे। यहीं अगर जो देखें कांग्रेस को 2024 में, तो 2019 में 19.7 के मुकाबले 2024 है उसमें इन्हें जो 21.19% यानी कि करीब 2% के आसपास वोटों में बढ़ोतरी हुई है और सीटों में इतनी भारी उथल पुथल कहा जा सकता है। वहीं अगर जो 2014 की बात करें, 2014 की अगर जो हम बात करें तो एनडीए जो है उसको मिली थी 336 सीटें, 177 सीटें बढ़ी हुई थी
और बीजेपी को मिली थी 282 सीटें, 160 सीटें यानी कि 209 से 160 सीटें बढ़ी हुई थी। अगर प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 38.5% वोट मिले थे और ये जो है बीजेपी को 31.3% के करीब रही थी। वहीं यूपीए की बात करें 2024 में तो 59 सीटें मिली थी और इनके जो सीटों में कमी आई थी यूपीए के कितनी 203 सीटें कम आई थीं और वहीं कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी यानी कि इस कांग्रेस की 162 सीटें कम हो गई थी। तो बड़ा झटका 2014 में लगा था, लेकिन 2024 आते आते कुछ कांग्रेस ने कवर कर लिया है। आज हम अपने विश्लेषकों के पास चलेंगे। 2009 की स्थिति तो हम अभी नहीं बताएंगे, जैसे मौका मिलेगा बताएंगे, लेकिन अब ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब हमें अपने विश्लेषकों के पास, राजनीतिक विश्लेषकों के पास चलने का वक्त हो गया है। तो हमारे साथ जो विश्लेषक जुड़े हुए हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें। नितिन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप गौतम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे डॉक्टर प्रदीप गौतम आपसे करना चाहेंगे। प्रदीप गौतम जी, 2014 में जैसे ही एकाएक सीटें कांग्रेस की और यूपीए की घटी हैं और 2024 में आते आते अगर जो ये कहा जाए कि कुछ हद तक कवर करने में सफल हुई हैं, क्योंकि 2019 में भी प्लस में रही है। जो अचानक घाटा लगा था 2014 में, उसमें 2019 में प्लस में रही है और उसके बाद 2024 में अगर जो कहा जा सकता है कि कुछ ज्यादा प्लस में आई है, वास्तव में क्या दिखाता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमस्कार। जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो 2014 में, क्योंकि उससे पहले लगातार दो बार यूपीए की जो है सरकार जो है रह चुकी थी। उस समय चूंकि जो दल था वो यूपीए के नाम से जाना जाता था, जो आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ जो अलायंस होता था, इस समय इंडिया अलायंस के नाम से जो है जाना जा रहा था। तो उस समय यूपी की सरकार लगातार 2 पंचवर्षीय जो है चली थी और गठबंधन के साथ ही चली थी। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो बीजेपी की सरकार आती है, क्योंकि देश में उस समय बहुत से ऐसे मुद्दे थे, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है उस समय बहुत अधिक उजागर हुए और बीजेपी उस समय जो है एक नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को जो है लेकर चुनाव लड़ी थी और नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर काम किया और वो लगातार जो है 2014-2019 में उसने जीत दर्ज की। और उस समय कुछ ऐसे कारण रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी को जब हम वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं तो अभी तो परिपक्व स्थिति में जो है हम देखते हैं। और जब 2014 से पहले जो है यही यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी जी ने उस समय मनमोहन सरकार में जो एक बिल पास हुआ था उसकी प्रति को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फाड़ दिया, तो उससे जो है बहुत जो है गलत जो है असर उस समय गया था। अभी जो है चूंकि परिपक्वता के साथ बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो है एनडीए जो सरकार है उसने उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया, खासकर जो है बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले और जो है सबसे ज्यादा जो है कि विकास की जो स्थिति होनी चाहिए और खासकर जो है जब नोटबंदी हुई उस समय जनता कैसे परेशान हुई, बहुत से ऐसे मुद्दे बीच में आए कि जनता बहुत अधिक परेशान हुई। कोरोना के समय में जनता को किस तरीके की परिस्थितियां देखना पड़ा, कोविड शील्ड के क्या इफेक्ट है, इसको जो है बहुत से ऐसे मुद्दे और खासकर ओबीसी जो आरक्षण को लेकर जो मुद्दा चला, जातिगत जनगणना की जो चर्चा को लेकर मुद्दे चले, उससे जो है ओबीसी जातियों का एक जो कहा जाए कि जो जत्था है वो एक साथ एकत्रित हुआ और खासकर यूपी में, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर राजनीतिक चेतना जो है बहुत अधिक है। मतलब यहाँ पर शायद शाम को खाना खाते वक्त पति पत्नी बैठते हैं तो वो भी राजनीति की चर्चा जरूर करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में हम देखते हैं तो शायद जनता को राजनीति से बहुत ज्यादा उतना मतलब नहीं दिखाई देता है।
उसे अपने काम से मतलब रहता है। लेकिन यूपी में जो है ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि आम व्यक्ति भी जो है राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है उसके, और खासकर संविधान बदलने का जो मुद्दा है, संविधान मतलब ये जो है मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा कि एनडीए सरकार रही तो संविधान बदल देगी, तो इन मुद्दों को लेकर चली। और इसके साथ जो सपा जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया, पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक, पीडीए, ये जो पूरा का पूरा जो नारा दिया, उस नारे को साथ लेकर जब वो चले हैं तो हम देखते हैं कि यूपी में 86% जो सीटें हैं वो जो है पीडीए जो है जीतता है, मतलब पिछड़े और दलित और जो है वो। और आपको एक आश्चर्य की बात होगी कि जो हम लोग अयोध्या की बात करते हैं, जो शायद सामान्य सीट है, और वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो जो है दलित समुदाय से जो है समाजवादी पार्टी ने उतारे और उनको जो है वो जिताकर ले आते हैं। तो ये, और अयोध्या के मुद्दे पर हम देखते हैं तो अयोध्या के मुद्दे में एक चीज और दिखाई देती है कि अयोध्या में जो आम जनमानस है उसमें जन आक्रोश बहुत अधिक था, क्योंकि वहां पर हम जब सड़कों को देखते हैं तो पहले 10 फुट 20 फुट की चौड़ी सड़क थी, उसके बाद जो है कितने घरों में बुलडोजर चलाया गया, जितने, क्योंकि मार्केट के बीच में दुकानें थी लोगों की, और मार्केट के बीच में दुकानों को तोड़ दिया गया बहुत बुरी तरीके से, और उनका मुआवजा जो उचित होना चाहिए था वो सरकार द्वारा, शासन द्वारा उतना नहीं दिया गया। उससे जनाक्रोश लोगों में इतना अधिक था कि उसका परिणाम रहा कि अयोध्या, जहां जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे देश के अंदर जो है गई थी, उस मुद्दे पर अयोध्या जैसे स्थल में भी वो जो है पराजय का सामना जो है उसको करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हम इन सभी चीजों को हम देखते हैं जी। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। 14 के बाद 19 और 19 के बाद 24, ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में एक तरह से कांग्रेस आ रही है, और उसी तरह से अगर जो इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन, यूपीए कह सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है, तो बीजेपी की स्थिति आप देख सकते हैं। क्या लगता है आपको कि अब बीजेपी से ज़्यादा ऊब रही है जनता और एक विकल्प की तलाश कर रही है? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, 10 साल शासन किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और 10 साल बीजेपी का प्रतिनिधित्व रहा है। तकरीबन 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो माना जा रहा है कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो बहुत कार्य करती है। हालांकि उस स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करी जिस स्तर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, क्योंकि 2004 से 14 तक यूपीए 1 यूपीए 2 का शासन था, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, आतंकवाद का मुद्दा था, और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के बीजेपी की जो तमाम राष्ट्रीय इकाई थी उसने तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरा था। नतीजा आप सबके सामने है, नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत की सरकार मिली, और न सिर्फ 14 में मिली बल्कि 2019 में भी मिली। इसी वजह से माना जा रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या नरेंद्र मोदी का जादू कायम रहेगा, लेकिन वैसी स्थिति फिलहाल देखने को नहीं मिली। सबसे ज्यादा अगर डैमेज हुआ है देवेंद्र जी, तो उत्तर प्रदेश से हुआ है पूरे देश में, क्योंकि बीजेपी ने तमाम राज्यों में गेन किया। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया, दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में सस्टेन रहे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बिहार में परफॉर्मेंस अच्छी रही। इसके साथ साथ उड़ीसा जो कि अप्रत्याशित था, केरल में भी एक सीट निकली है। उसके अलावा दक्षिण राज्यों में भी कई सीटें आई हैं बीजेपी को। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है, जिसकी बीजेपी ने कल्पना नहीं की थी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, और क्या वो स्वयं अयोध्या से हार जाएंगे, जिससे पूरे देश में 6 दिसंबर 1992 के बाद से माहौल बनाया गया, जिसको लेकर के कहा गया कि बीजेपी इसी अयोध्या से पनपी है। इसी अयोध्या से बीजेपी ने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है, और उसी अयोध्या में बीजेपी की हार ये एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हालांकि उस हार के मायने क्या है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने धीरे धीरे पांव आगे बढ़ाए हैं, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो बहुत हद तक काम करी है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को इस बार के चुनाव में लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया। तमाम सारे ऐसे इश्यूज थे, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो,
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा हो, या फिर अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के कांग्रेस ने हवा बनाई। महिलाओं का मुद्दा था, खासतौर पर यह कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख रुपया तकरीबन 85,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे काम किया। हालांकि वो जो प्लान था वो उस स्तर पर कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 2 शहजादों की जोड़ी जिसको नरेंद्र मोदी ने नाम दिया था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों की जोड़ी ने यहाँ पर काम करना शुरू किया, तमाम यात्राएं निकाली, अखिलेश यादव ने जनसभाएं शुरू करी, तो लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि 44 सीटों पर दोनों ने तकरीबन फतेह हासिल की है। ये जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, इस नुकसान की बदौलत नरेंद्र मोदी को आज कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है। उनको जेडीयू से हाथ मिलाना पड़ रहा है, टीडीपी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। तमाम ऐसे निर्दलीय सांसद हैं, छोटे दल हैं जिनके 1-1, 2-2 सांसद हैं, उनसे मिलना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के बढ़ते जनाधार की वजह से हुआ है, और न सिर्फ कांग्रेस के बढ़ते जनाधार बल्कि समाजवादी पार्टी का जो कमबैक है। और बताया ये भी जाता है कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है उससे अब तक का सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में तकरीबन 35 सांसद जीते थे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सांसद जीते हैं। तो ये एक जो बढ़ते हुए कदम है समाजवादी के, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर भी बयां करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा देवेंद्र जी की जो न सिर्फ बीजेपी जो है अयोध्या हारी है, बल्कि चित्रकूट भी हारी है। चित्रकूट के साथ साथ अयोध्या का पूरा मंडल हार गई। अयोध्या के आसपास की जो सीटें थी, चाहे वो बाराबंकी की सीटें हों, रायबरेली की सीटें हों, सुल्तानपुर की हों, अमेठी की हों, अम्बेडकर नगर की हों, वो सारी सीटें हार गई। ये एक बहुत बड़ा जनाक्रोश था जिसको लेकर के बीजेपी साफ तौर पर भाप नहीं पाई, नरेंद्र मोदी भाप नहीं पाए। आप अगर चुनाव परिणामों को अगर उठा करके देखें और उनके वोट परसेंटेज को देखें, जो परसेंटेज 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जी, एक चीज ये बातें उठ रही हैं, जैसे कि आप फैजाबाद पूरे मंडल की बात कर रहे हैं कि वहाँ की सीटें जो हैं बीजेपी हारी है, तो लगभग, तो क्या आखिर क्या कारण रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया और इसका प्रभाव तो होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में तो खास होना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास नहीं हुआ, जाकर के उड़ीसा में इसका असर दिखा। और अगर जो कहें मध्य प्रदेश में अगर जो इसका असर दिखा तो क्लीन स्वीप कर दिया, अगर जो यही मुद्दा मान लेते हैं राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन जहां राम मंदिर बना वहां ये मुद्दा नहीं चल पाया, और खासकर फैजाबाद वाली सीट जो है इस पर यह नहीं साफ हो पाया कि यह मुद्दा चला नहीं चला, और नहीं चला तो क्यों नहीं चला? देखिए देवेंद्र जी, मुद्दा नहीं चलने के कई कारण थे। एक सबसे प्रमुख कारण था कि जो अयोध्या वासी जो परेशान थे, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो डेवलपमेंट की बात की गई कि हाँ वहां पर मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि अयोध्या वाराणसी 2 ऐसी नगरी है, धार्मिक नगरी, जहां पर लोग कितने सालों से रह रहे हैं कोई नहीं जानता। पुराने ढर्रे के मकान है, 400-400, 500-500 साल पुराने मकान है जिसको लोग रहते चले आ रहे हैं। उनका जब मकान तोड़ा गया, मेन रोड की दुकानें तोड़ी गई, तो उनसे कहा गया कि आप कागज लेकर के आइए तो आपको मुआवजा मिलेगा, क्योंकि वो 500-500 साल, 1000-1000 साल पुराने मकान है, उनके पास किसी तरह के दस्तावेज नहीं थे, उस वजह से वो कागज नहीं दे पाए, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। दूसरा प्रमुख कारण था कि तमाम जो ये भी बात सामने आई कि जितने भी वहां पर अयोध्या में विकास कार्य हुए हैं और जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, चाहे वो दुकानें हो, मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या बड़े बड़े शोरूम हो, हाईवे हो, उन सब जगहों पर, चाहे वो होटल्स हो, उन सब जगहों पर गुजरात के लोग कार्य कर रहे हैं और गुजरात के बड़े बड़े जो लोग हैं वो वहां पर पदाधिकारी बन रहे हैं। अयोध्या के लोगों के लिए सिर्फ वेटर की नौकरी है और नौकर की नौकरी है। यहाँ तक भी बात सामने आई सोशल मीडिया पर कि अयोध्या के लोगों ने कहा कि यहाँ पर साइकिल स्टैंड का ठेका भी गुजरात के ठेकेदारों के पास है। तो तमाम फैक्टर्स थे। उसके अलावा जो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की, मैं जैसे प्रदीप जी बता रहे थे कि पीडीए के बारे में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये बात सही है, लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ों ने भी वोट किया। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़े, इन 4 लोगों ने मिल करके वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनको न सिर्फ जिताया बल्कि ये संदेश भी दिया कि अयोध्या से जो प्रभु श्री राम का जो संदेश है वो पूरे देश भर में जाए। आपने देखा होगा अयोध्या हारे हैं, जो धार्मिक नगरी है, चित्रकूट जहां भगवान राम वहां पर बिताए काफी समय, वो हारे, प्रयागराज जहां पर कुंभ होता है वो हारे। तो तमाम ऐसी नगरी हैं जहां पर हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि देवेंद्र जी की जो वाराणसी से स्वयं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां पर जो विपक्षी के जो प्रत्याशी थे अजय राय, वो तकरीबन 4.25 लाख वोट पाते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है और ये देखना होगा कि आखिरकार उनसे हिंदुत्व तो किसका। चलिए एक अंतिम सवाल और कम शब्दों में हम चाहेंगे कि डॉक्टर प्रदीप गौतम जी दे दें कि अभी जैसा कि अभी आपने कहा नितिन जी ने
कि मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी हुए, और मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो 8 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान विजयी हुए। हालांकि ये प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन उसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। आप बताइए कि वास्तव में क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकप्रिय जो पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, वो हैं? जी सर, चूंकि अगर मैं अभी वर्तमान अपनी परिस्थिति बताऊं तो मैं मध्य प्रदेश की धरती पर ही जो है निवास कर रहा हूं जी। और यहाँ की कंडीशन देखें तो यहाँ पर जनता के बीच में जो यहाँ अभी विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें जो मध्य प्रदेश में जो है इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी विधानसभा में, उसका बड़ा कारण था कि यहाँ पर मामा जी के नाम से ख्याति लब्ध जो है आपके जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने लाडली बहना जो योजना चलाई उसका जनता में इतना अधिक प्रचार प्रसार है और उससे इतना अधिक लोग लाभान्वित हुए। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में गरीब तबका बहुत अधिक है, उससे के लिए अगर खाने के लिए एक तो खाद्यान्न पदार्थ मिल गया और अन्य सब्जी अब्जी के लिए जो लाडली बहना योजना के माध्यम से जो अन्य सामग्रियां जो मिलती हैं, तो उससे उनकी लोकप्रियता यहाँ पर बहुत अधिक है। वो दूसरी चीज क्या है कि वो शायद छोटी समस्या तुलना करके बता दीजिए, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास समय बहुत कम है, मात्र 30 सेकेंड समय है। तुलना करके बताइए, क्या इसकी तुलना की जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता के संबंध में? जी, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बनारस की जनता है उनके बीच में मोदी जी उतनी अधिक उपलब्ध नहीं हुए हैं, जबकि अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है जनता के बीच में उपलब्ध हुए हैं और आम जनता की जो समस्याएं उनको समझने का उन्होंने प्रयास किया है। जबकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मोदी जी जो है हमें लगातार सीएम जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार जो है जनता की नजरों में लोकप्रियता हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन वाराणसी की नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतने लोकप्रिय अभी नहीं दिखे। शायद यही कारण है कि वो ये जो 1,50,000 वोटों से ही जीत पाए हैं। फिलहाल जो नतीजों के निचोड़ हैं उसमें से निचोड़ यही निकला है कि मुद्दे हैं जो हावी हैं, सोशल इंजीनियरिंग है जो उत्तर प्रदेश में वो चली है, जिससे कि बीजेपी जो है यहाँ पर मात खाती हुई दिखी है। हालांकि एनडीए सरकार बना रही है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो नतीजों का निचोड़ ये है कि सीटें घट रही हैं एनडीए की, और इंडी अलायंस की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। कारण है अब दोनों पार्टियां चिंतन मंथन करें और बीजेपी तो खास कर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।